हेलो एवरीवन, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ने वाले हैं। यह है तुम्हारी क्लास 12 का चैप्टर 2 एंड हम इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी और परफेक्टली कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सबसे पहले तो हम ये चैप्टर का नाम समझ लेते हैं क्या होता है ये। अभी हमने जैसे लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स के बारे में पढ़ा था, तो ऐसे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल का मतलब कि अगर हम जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, जितने भी हमारे ये जो चार्जेस है ये सब, अगर हम इनको स्टोर करेंगे एक जगह पर, जैसे किसी बैटरी में स्टोर कर दिया, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल नाम की एक चीज डेवलप हो जाती है। तो उस चीज के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग उन सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एक सेकेंड। तो सबसे पहले टॉपिक आ जाता है हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट डिस्टेंस टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो, ये ध्यान अच्छे से, बिल्कुल ऐसा डेफिनेशन रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अब मतलब दिमाग में इमेजिन करो, जो जैसे कि हमने पिछले वाले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा ना, ऐसे ही हम अब हम क्या करेंगे, उनमें से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक चार्ज लेंगे। ये हमने ले लिया एक इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इसको इन्फिनिटी से हमने क्या करा, देखो एक चार्ज है, हम इसे इन्फिनिटी से यहां पर लाए हैं। तो इस काम को करने में जितना जो भी वर्क हुआ है ना, इस काम को करने में जितना वर्क हुआ है, इन्फिनिटी से एक चार्ज को उठा के हमने एक जगह पर रखा। इस चार्ज को यहाँ पर रखने में जितना भी वर्क हुआ है, उस वर्क में जितना भी हमें पोटेंशियल मिला है, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन रूल वगैरह देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। A positive charged body is considered to be at higher potential and a negative charged body is lower potential. इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। तो अब इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो V इज इक्वल टू 1/4πE0 देखो, अब लास्ट चैप्टर ध्यान से एक बार रिवाइज करो। फोर्स पढ़ा था सबसे पहले हमने। फोर्स क्या था? KQ²/R²। ये था फोर्स हमारा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था हमारा KQ/R²। अब आ गया है पोटेंशियल हमारा। पोटेंशियल हमारा है KQ/R। और K की फुल फॉर्म क्या बताई थी? 1 मतलब K आगे कैसे एक्सपेंड हो सकता है? 1/4πE0। E0 की वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12 और K की वैल्यू 9 into 10⁻9, ठीक है। तो फिलहाल हमें एक नया फॉर्मूला मिल चुका है KQ/R, जिसके अंदर K एक कांस्टेंट है, Q चार्ज है, R इसके बीच का डिस्टेंस है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। बस ये फॉर्मूला ही डिराइव करना था हमें यहाँ से, और कुछ खास है नहीं। अब देखो, हमने क्या करा, एक चार्ज लेकर आए इन्फिनिटी से, और उसके अंदर जो वर्क डन हुआ उससे हमने डिराइव कर लिया हमारा क्या? पोटेंशियल डिराइव कर लिया। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W/Q, जिसके अंदर जो हमारा W है वो है वर्क, Q है चार्ज और V है पोटेंशियल, ठीक है। तो अब इसका आगे क्या यूज है हम लोगों के, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल अगर फॉर्मूला वगैरह यूज करें तो इसका क्या यूज है? तो एक तो ये फॉर्मूला काफी जरूरी हो जाएगा। अभी हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ेंगे, इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पर होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? मतलब ये ऐसा सरफेस है जिसके चारों ओर एक मतलब जो पोटेंशियल है हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सिंपली जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज आइडेंटिकल, जिसमें V कांस्टेंट है, यानी कि V चेंज नहीं हो रहा है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो चेंज नहीं हो रहा है। तो V क्या, जो पोटेंशियल है हमारा, वो हमारा कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है, चारों इस पूरे एरिया में जो V है हमारा कांस्टेंट है। अब हम सेकंड, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट दीज सरफेसेस ऑन एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो ये जो सरफेसेस है,
इनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना अगर, तो वो 90 डिग्री पे बनेगी। ये देख रहे हो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 तो हर जगह 90 डिग्री से बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाता है जीरो एनर्जी एक्सपेंडिचर, वर्क डन। तो हाँ देखो, अब यहां पर मैं खड़ा हूं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है मेरा, एक सेकंड रुको, ये है मेरा क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं खड़ा हूं यहां पर, मैं खड़ा हूं यहां पर, अगर मैं यहां से यहां जाऊं, यहां चले गया अगर मैं, तो इसको करने में मेरे को कितना वर्क लगेगा। अब तुम लोग बोलोगे सर आपको मेरे को वैल्यूज देनी पड़ेगी तभी मैं हम बता पाएंगे। नहीं, अरे v अगर कांस्टेंट है, और जैसा मैंने फॉर्मूले में बताया था v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो v कांस्टेंट है तो w भी तो कांस्टेंट होगा। पूरे के अंदर जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो मैं पूरे के अंदर कहीं पर भी कूद जाऊं, कहीं पर भी चले जाऊं, पोटेंशियल सेम है तो वर्क भी सेम होगा, वर्क तो लगेगा ही नहीं ना, तो वर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है। आखिरी पॉइंट, फिजिकल काउंटर पार्ट, एनी चार्ज कंडक्टिंग सरफेस इनहेरेंटली एक्ट्स एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसके अंदर इसके अंदर तुम्हारा रियल लाइफ का एग्जांपल दिया हुआ है। क्या एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, एक सेकेंड, एग्जांपल ये दिया है कि कोई भी कंडक्टिंग सरफेस, जैसे कि अगर ये सोचो कि तुम एक खुले ग्राउंड में हो, पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है और बारिश आ रही है, ठीक है, और बारिश आ रही है और जो थंडर शॉक्स हैं, वो थंडर बोल्ट्स हैं, वो सब आसमान में लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि पूरे ग्राउंड में एक ट्री है, या तो उस ट्री के नीचे चले जाओ या अपनी कार के अंदर बैठे रहो, ठीक है। तो हमने कई बार सुना है कि कार के अंदर मत बैठे रहे ना, क्योंकि वो मेटल वेटल की होती है, तो फिर अगर लाइटनिंग स्ट्राइक करे, लाइटनिंग बोल्ट या कुछ भी गिरेगा तो सीधा हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो उससे इसलिए हमें एक पेड़ के नीचे चले जाना चाहिए, क्योंकि वुड है ना, वुड तो इंसुलेटर है और हमें बचा लेगा वो। पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये जो कार होती है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाती है। क्या बनाती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाती है, जिससे कि हम मोस्ट प्रोबेबली और 102% चांस है कि हम लोग आराम से सेफ रहें कार के अंदर। तो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है, इस टॉपिक का रियल लाइफ में अगर एप्लीकेशन देखे तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि हम कार के अंदर जब भी लाइटनिंग या रेनिंग हो रही है तो फिर हम लोग आराम से कार के अंदर सेफ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज ऑफ इनफिनिट लेंथ। तो अब हम लाइन चार्ज देखेंगे ड्यू टू इनफिनिट लेंथ, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q इज, तो अब दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल बन रहा है, जैसे कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इनके बीच में अगर सोचो यहाँ पर एक चार्ज रखा था, मैंने इसे उठा के यहाँ रख दिया। अगर मैंने इस चार्ज को उठा के यहाँ रख दिया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ी ना, मैंने कहा इक्विपोटेंशियल नहीं कहा। तो फिर अगर इसको करने में तो वर्क डन तो लग ही रहा है, वर्क डन तो लगेगा ही, तो पोटेंशियल भी लगेगा ही, पर इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग होगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो VA माइनस VB, VA माइनस VB, अगर इस पॉइंट को A ले लूं, इस पॉइंट को B ले लूं, VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई Q। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, ये हमारे सिलेबस में हटाओ। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल, एक चार्ज स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो सिंपल सा वही फॉर्मूला लगेगा, V इज इक्वल टू KQ बाई R, ठीक है। इसके अंदर कुछ नया नहीं है, तो आगे चलते हैं। एक सेकेंड, हाँ, अब ये सोचो कि एक चार्ज नहीं है हम लोगों के पास, एक हमने सिस्टम लिया। सिस्टम क्या भाई, सिस्टम तो कुछ भी है, जैसे कि एक इमेजिनेशन लिया, एक हमने कुछ इमेजिन करा। क्या इमेजिन करा कि हम एक चार्ज नहीं लेंगे, अब हम तीन चार्जेस लेंगे, Q1, Q2 एंड
Q3, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग a मान लेते हैं। हमने क्या लिया, बीच का डिस्टेंस a ले लिया। तो अब इससे हम क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखना। तो अगर हम इसके बीच का ये निकालें कि भाई ये जो Q1 वाला पॉइंट है, ये जो Q2 वाला पॉइंट है और ये जो Q3 वाला पॉइंट है, इनके बीच में जो एनर्जी क्रिएट हुई है वो कैसे हुई है, तो उसका हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। U इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस A ले लो या R ले लो, मर्जी है तुम्हारी, K Q1 Q2 बाय R प्लस में Q2 Q3 बाय R, ऐसे करके, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, एनर्जी का, किसका, एनर्जी का, बस इसके अंदर ये था। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर क्या होता है, are two terminal electric component with the ability to store energy in the form of electric charge। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको हम लोग स्टोर करेंगे एनर्जी की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक चार्ज जो था अब हम इसे स्टोर करेंगे किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में या स्टोर एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे स्टोर करेंगे, हम एक लेंगे सिस्टम ले लो या सर्किट ले लो, वही बात है। तो इसके अंदर हम जोड़ देंगे पोटेंशियल, तो यहां से पोटेंशियल जुड़ गया और कैपेसिटेंस ये बन गया हमारा, ठीक है। ये क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो अब हमें वही बात है कि चार्ज जो होगा वो Q होगा और हीट लॉस में बताता हूँ अभी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये जरूरी है, C इज इक्वल टू Q बाय V। कैपेसिटेंस समझ लिया कि जो चार्ज था उसको अगर हम स्टोर करेंगे एनर्जी की फॉर्म में तो वो कैपेसिटेंस होता है। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटेंस है इसका काम क्या है कि सर्किट के अंदर जो भी चार्ज मूव कर रहा है उसको ये स्टोर करेगा एनर्जी की फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू QV। अगर सोल्व करने को आ गया, C क्या है कैपेसिटेंस, Q क्या है चार्ज, V क्या है पोटेंशियल, ठीक है। और अगर हमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करना है तो एनर्जी का भी तो फॉर्मूला होगा, तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV और Q स्क्वायर 2C। ये तुमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये Q स्क्वायर 2C इससे रिलेटेड पढ़ा हुआ है, तो तुम कर सकते हो, पर याद कर लेना इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं। अब ये जो कैपेसिटेंस था, ये अभी हमने सर्किट देखा ना, अभी ऐसे करके एक सर्किट था, प्लस माइनस, और यहां हमने कैपेसिटेंस जोड़ा हुआ था, है ना। तो अगर हम इस कैपेसिटेंस के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब जोड़ दे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक ऐसा स्लैब है जो कि वही काम करता है जो कैपेसिटेंस काम करता है, बस इसके अंदर हमारे पास K जुड़ जाता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, जैसे कि ये तो वही चीज, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन प्लेट्स के बीच में, ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स है ना इनके बीच के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कैसे होगी, E इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। E को इसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ED। इसको कैसे याद रखोगे, वेद करके काइंड ऑफ, V इज इक्वल टू E इंटू D। D क्या है, D है डिस्टेंस, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और V क्या है पोटेंशियल, हो गया। और कैपेसिटेंस आ जाएगा प्लेट्स के बीच में, C इज इक्वल टू EA बाय D। प्लेट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इन 3 फॉर्मूला से आ जाएगा, सेकंड्स के अंदर हो जाएगा, बहुत आसान है। इसमें E की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, D डिस्टेंस, A एरिया किसका लेंगे प्लेट्स के बीच का, खत्म। अब आ जाते हैं अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये जो हमने देखा ये पैरेलल है कि नहीं, जो हमने इलेक्ट्रिक वो सर्किट जैसा देखा था, जो कैपेसिटेंस देखा था वो पैरेलल था कि नहीं, पैरेलल था ना। पैरेलल क्या होता है कि एक लाइन सीधी जा रही है ऐसी है तो दूसरी लाइन भी सीधी जाएगी, कभी भी फ्यूचर में या फिर पास्ट में कभी इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकती है। जो पैरेलल लाइंस होगी हमेशा ऐसे और ऐसे ही जाएगी, मतलब एंटी पैरेलल भी जा सकती है वो अलग बात है, पर पैरेलल लाइंस की बात करें तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना इसके बीच के अंदर जो भी
फोर्स लग रही है उसे ही हम अट्रैक्टिव फोर्स कहेंगे। इसके फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं, सिलेबस में ही नहीं है, पर कोई बात नहीं। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी डेंसिटी जो है ये एनर्जी बाय वॉल्यूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है भाई। तो E इज इक्वल टू हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, तो इसका ये फॉर्मूला है। इसके अंदर क्या, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसके अंदर क्या एनर्जी है, बस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक जो मैंने बताया था, जिसके अंदर के नामक चीज ऐड हो जाती है, क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग। ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स थे ना, इसे 3D में वो करो, इमेजिन करो। है तो वैसे 3D में, पर इमेजिन तो करना ही पड़ेगा, रुको। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में हम इंसुलेटर टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल लगाएंगे, जिसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब कहते हैं, ठीक है। और इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम करेंगे के से डिनोट, रिप्रेजेंट, ठीक है। और पोलराइजेशन इसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगा। पोलराइजेशन क्या होता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस है ना, वो एक सिस्टम की तरह बिहेव करेंगे। जैसे ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे करके ये अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस से हमेशा माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो ये वो दिखाया हुआ है। डी क्या है, डी है डिस्टेंस है, ठीक है। कैपेसिटी मल्टीप्लायर, हाँ तो के मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो जो सी है ना, हमने अभी क्या फॉर्मूला देखा था, प्लेट्स के बीच में का कैपेसिटर का अगर हमें फॉर्मूला चाहिए प्लेट्स के बीच का, तो वो है सी इज इक्वल टू ई नोट ए बाई डी, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। इसके अंदर हम के सी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, के ई बाई डी, ठीक है। तो बहुत आसान है, आ जाओ। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद करने ही पड़ेंगे अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन, तो अब हमने क्या करा, पहले हमने क्या करा था कि भाई एक नॉर्मल सा पैरेलल प्लेट थी, उसको हम कैपेसिटेंस बोल रहे थे। अब और फिर हमने उसके अंदर क्या किया, हमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक जोड़ दिया। अब हम जब तो हमने एक ही डाइलेक्ट्रिक जोड़ा था, अब हमने इसके अंदर तीन तीन डाइलेक्ट्रिक जोड़ दिया। दो भी जोड़ सकते हैं, तीन भी जोड़ सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसका सिस्टम फॉर्मूला कैसे बनेगा भाई, तो C इज इक्वल टू E था, E बाई डी, ये था फॉर्मूला। के मल्टीप्लाई हो गया था इससे जब एक था, पर जब एक नहीं है तो D क्या है, डिस्टेंस था इनके बीच का, पर अब थिकनेस भी तो आ गई इनकी अलग अलग, T1 T2 T3। तो फॉर्मूला बन जाएगा C इज इक्वल टू E नोट A बाय D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 इंफिनिटी तक, प्लस में T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3। ऐसे करके इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब ये तुम्हारे सारे डाइलेक्ट्रिक के कि भाई जो कैपेसिटी है वो कैसे अफेक्ट करेगा, जो वो पोटेंशियल है वो कैसे अफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अफेक्ट करेगा, बैटरी जब कनेक्टेड होगी और जब नहीं होगी, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस है, जो यहाँ पर कैपेसिटेंस है, वो तो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। वो अफेक्ट होगा और वो इंक्रीज कर जाएगा। और जब बैटरी रिमूव होगी तब भी, और जब बैटरी कनेक्ट होगी तब भी, दोनों में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इंक्रीज करेगा। अब आ जाते हैं चार्ज। जो चार्ज होता है भाई वो तो कांस्टेंट रहता है जब बैटरी डिस्कनेक्ट होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक सर्किट है और ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, चार्ज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा मेरे भाई, जो चार्ज है वो रहेगा कांस्टेंट। पर जब बैटरी कनेक्ट हो जाएगी तो बार बार चार्ज भागेगा, ठीक है। तो जो चार्ज होगा वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि भागेगा तो बढ़ेगा ना, तो के क्यू ये भी इंक्रीज हो जाएगा। और जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा जब बैटरी रिमूव होगी, तो पोटेंशियल हो गया कम, V डिवाइडेड बाई के, समझे। और जैसा हमने एक फॉर्मूला देखा है, V